तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपको थोड़े दिन पहले हमने किस्सा सुनाया था छोटा राजन के सीनियर एयरपोर्ट का किंग कहा जाने वाला श्रीकांत नानू देसाई मामा। श्रीकांत मामा अपने समय का बहुत बड़ा अपराधी, शातिर और डी कंपनी का खास आदमी। काम धंधा शुरू किया था शरद शेट्टी के साथ मिलकर। एयरपोर्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों संभालता था। सोने की तस्करी, हथियारों की तस्करी, फॉरेन एक्सचेंज की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, हर काम डी कंपनी का, जिसमें तभी छोटा राजन शामिल था, वो सब काम श्रीकांत मामा संभालता था। अब ऐसी कौन सी बात हुई कि उसको मरवाना पड़ा? जो एनकाउंटर की बात की जा रही है उसका बहुत बड़ा खुलासा कल रात को देर रात मुझे एक खास आदमी का फ़ोन आया, जो उस समय छोटा राजन और डी कंपनी के करीब था और श्रीकांत मामा के करीब था, और आज श्रीकांत मामा की फैमिली के करीब भी माना जाता है। बहुत बड़ा खुलासा किया कि मरने के पहले उसके साथ जो डील हुई उसकी पूरी कहानी हमारे उस सोर्स से सुनाई। कैसे उसको अरेस्ट करने के बाद उसकी पत्नी से 60 लाख रुपए मांगे गए कि 60 लाख दे दो तो आपके पति को छोड़ देंगे। उसने कहा कि 60 लाख क्यों? पुलिस वालों ने कहा कि हमें दुबई से 50 लाख की सुपारी मिली है इसको मारने की, आप 60 दे दो और इसको ले जाओ। उसकी बीवी ने 24 घंटे का समय मांगा, बोलते नहीं 12 घंटे में। आज रात को बुलाया उसको और सुबह पैसा इकट्ठा करके ले आओ, नहीं तो इसका खेल खत्म। अब आपको कहानी सुनाएंगे उसके आगे क्या हुआ, कैसे श्रीकांत मामा पकड़ा गया, कौन था जो एक छोटे से धंधे से उठ के इतना बड़ा आदमी बन गया। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने माना था और आपसे कहा था कि अभी बहुत सारी जानकारी श्रीकांत मामा के आने की बाकी है, उसके बारे में जब आएगी आपसे शेयर की जाएगी। आज पहले श्रीकांत मामा की कहानी आपको सुना के थोड़ी सी, उसके बाद ये सो कॉल्ड एनकाउंटर का ड्रामा कैसे रचा गया, किसने सुपारी दी और आखिर में कितने पैसे पुलिस वालों ने बटोरे, वो कहानी आपको सुनाएंगे। बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे होते थे अंडर, पता सबको है एनकाउंटर कैसे होते थे, बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन पहली बार खुल के किसी शख्स ने एक परिवार की कहानी सुनाई है। मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद और भी कुछ जानकारियाँ दूसरे लोगों के एनकाउंटर के बारे में खुल के सामने आएंगी, उनका भी इंतज़ार रहेगा। खैर, श्रीकांत मामा एक गुजराती फैमिली को बिलोंग करता था। अंधेरी ईस्ट में एक मांझेवाड़ी करके जगह है, वहाँ पे उसके माता पिता रहते थे, जो रोटी रोजी की तलाश में गुजरात से उठ के आए थे। गुजरातियों में एक कम्युनिटी है जो घर घर जाके आपके पुराने कपड़े लेते हैं और उसके एवज में आपको घर के किचन के बर्तन दे जाते हैं नए। उस कहानी, उस जो ट्राइब है, जो ट्राइबल किस्म के लोग हैं, घूमते रहते हैं, एक ही मोहल्ले में नहीं, वो पूरे शहर में चुन लेते हैं कि कौन से दिन कौन से एरिया में जाना है। और वो जो तबादला होता है, पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होता, वो पुराने कपड़े लेके नए बर्तन दे जाते हैं। ये उनके कबीले का काम है। उसको कहते हैं डुबली ट्राइब है, एक है डुबली या दुबली, इस किस्म का नाम मुझे बताया गया।
गुजरात के जो ट्राइबल लोग हैं, दुबली ट्राइब के, और वो लोग ये काम करते हैं। तो इसके माता पिता रोज़ सुबह घर से निकलते थे, बर्तनों का बड़ा एक वो बड़े से वो जो कांधे का बना होता है, उसमें लेके जो घर घर में जाके बर्तनों का बड़ा एक सर पे भार उठा के चलना, और कंधे पे बाजू पे कपड़ों का जो ढेर होता है वो लपेट के लटकाया होता था। आपने भी बचपन में देखा होगा। तो उस मेहनत करने वाले परिवार में श्रीकांत मामा का जन्म होता। ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका, थोड़ा बड़ा हुआ, कंपनी बिगड़ी तो इस आदमी ने एक ऑटो रिक्शा डाल दिया। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते 81 में ये टच में आ गया छोटा राजन और बड़ा राजन के। बेसिकली छोटा राजन तो बहुत छोटा था उस ज़माने में, वो भी माने कि एक तरह से ये और दोस्तों के साथ मिल के वर्धा राजन मुडलियार के टच में आ गया। और जो पहला काम मैंने आपको सुनाया था उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। पहला मर्डर इस आदमी ने किया जॉन परेरा का जो बीच पे किया था, जिसमें बड़ा राजन अरेस्ट हुआ, छोटा राजन अरेस्ट हुआ, लेकिन मेन जो कातिल था, करता धरता, वो श्रीकांत मामा था। और तब से छोटा राजन भी लाइमलाइट में आया और श्रीकांत मामा भी लाइमलाइट में आया। लेकिन इसका जो ट्राइब था, ये देसाई जो साथ में लगाता है, ये असल में इसका गोत्र नहीं है। ये तो वैसे ही इसने कि थोड़ा रिस्पेक्टेबल सरनेम है गुजरातियों का। जब थोड़ा बड़ा हो गया, पहले तो इसको श्रीकांत नानू बोलते थे, अब नानू या नानू भी कहते हैं, कुछ लोग नानू कह देते हैं। तो वो उस नाम से मशहूर था। छोटे मोटे ऐसे काम, लेकिन दलेर बहुत था। कहते हैं कि तेली गली इलाका है कंधेरी ईस्ट में, जहाँ क्राइम ब्रांच की ब्रांच भी है एक, तो कोर्ट भी है उसके नज़दीक। वहाँ पे एक नत्थू नाम का बदमाश था, बहुत डेरे। उसने इनके गैंग के किसी आदमी को बहुत बुरी तरह हाथों से मारा था। कोई डंडे तलवार से नहीं, हाथों से पिटाई की थी बुरी तरह। तो श्रीकांत मामा ने जाके उसको पकड़ा और वहीं से बड़े पत्थर उठा के उसके दोनों हाथ पत्थरों से तोड़ दिए। चाकू छुरी तलवार इसने भी नहीं उठाई, लेकिन इतनी बुरी तरह हाथ तोड़े कि सारी उम्र वो नत्थू के हाथ काम नहीं कर सके। तो इस घटना के बाद श्रीकांत मामा को हाथ तोड़ श्रीकांत मामा भी कहने लगे। तो देसाई सरनेम लगाने से इसने थोड़ी अपनी कम्युनिटी में अपनी इज्जत बनाने का काम किया। दो ही गुजराती मूल के बड़े बदमाश हुए थे उस समय पे, बाद में तो बहुत आ गए। एक का दूसरा एक आदमी था वहाँ पे सोलंकी, जिसका नाम था, फर्स्ट नेम पता नहीं क्या था, कुछ हम सिंह सोलंकी। वो भी बहुत तेज तरार आदमी था अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ में, लेकिन जब दुश्मनियाँ बहुत बड़ी तो वो आदमी मुंबई छोड़ के गुजरात चला गया। वहाँ जाके पहले तो किसी जगह कारपोरेटर बना, बाद में एमएलए बना, और बाद में एक मिनिस्ट्री में मंत्री भी बन गया। वो सोलंकी, वो भी इसका दोस्त था, यार था। लेकिन उसके जाने के बाद नानू, देसाई, श्रीकांत मामा, ये अकेला पड़ गया थोड़ा सा। लेकिन बड़ा गैंग था, डी कंपनी का बहुत नाम था। तो ऑफिस इसने बना लिया अपना अंधेरी कुरला रोड पे। एक पुराना प्रताप टाकी हुआ करती थी, जिसके साथ प्रताप दर्पण टाकी थी शायद, सामने प्रताप थिएटर था, थिएटर नहीं, स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, वहाँ पे प्रताप बाड़ी भी थी एक। तो वहाँ पे एक, अभी तो आजकल पेट्रोल पंप बन गया बहुत बड़ा वहाँ पे, वहाँ इसने छोटा सा ऑफिस बना लिया, जहाँ अंडरवर्ल्ड की सारी एक्टिविटीज उस ऑफिस से होती थी। अपने घर में किसी को नहीं आने जाने देता था, घर को, बच्चों को बिल्कुल अलग रखा। हालांकि इसके नाम से पापा से लेके मामा से लेके इसकी पत्नी को सब लोग मामी बोलते थे। इसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। आज के दिन में तीनों की शादी हो चुकी है।
एक बेटा फॉरेन में कहीं है, दूसरा मुंबई में एक बड़ी एमएनसी में काम कर रहा है और बेटी शादी होके अपने घर में। मामी आज भी मुंबई में उसी घर में रह रही है जिस घर में एक ज़माने में श्रीकांत मामा रहा करता था। अब ये करते करते सब लाखों करोड़ों रुपए उसने कमाए होंगे, प्रॉपर्टी भी बनाई, सब बनाया, लेकिन कहते हैं कि कभी ना कभी कोई गड़बड़ हो ही जाती है। और अंडरवर्ल्ड में काम करने का मतलब आपकी दुश्मनी कब हो जाए कि अपने ही दोस्त से, अपने ही लोगों से इसका कोई भरोसा नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब आपका बॉस हर चीज़ पे शक करे, जो एक समय में इसका जूनियर था, 91 होते होते वो इसका बॉस बन चुका था, छोटा राजेंद्र निखल जी, और दाऊद का भी खास बन चुका था। बहुत से काम डी कंपनी के लिए छोटा राजन ने किए, जो आगे छोटा राजन के लिए श्रीकांत मामा ने और दूसरे लोगों ने किए। तो वो करते करते आकर 91 आ जाता। 91 में थोड़े थोड़े फर्क पड़ना शुरू होते हैं। किसी स्मगलिंग की खेप को लेके झगड़ा हुआ और उसके बाद समझौता भी हो गया, लेकिन नाना के और डी कंपनी के दिल में थोड़ा सी एक खटास श्रीकांत मामा के लिए रही, जो बढ़ती बढ़ती फरवरी 93 तक चली गई। 1993 फरवरी का महीना, मुंबई ब्लास्ट के एक महीना पहले की बात, मार्च 93 में ब्लास्ट होते हैं। तो एक इसी किस्म की कोई सोने की कंसाइनमेंट आई थी हवाई जहाज़ के रास्ते। तभी होता क्या था, दुबई से एयरपोर्ट में जो इंडिया को, ख़ास तौर पे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ आते थे, उनमें सोना छुपा दिया जाता था दुबई एयरपोर्ट से, जिसमें दुबई एयरपोर्ट के कुछ लोग शामिल थे, जिनमें एक रहमान एयरपोर्ट था जो डी कंपनी के लिए काम करता, काफ़ी मशहूर आदमी था और काफ़ी अच्छी पोस्ट थी उसकी, शायद दुबई एयरपोर्ट में काफ़ी बड़ी मैनेजर के लेवल की पोस्ट पे था, सिक्योरिटी वगैरह भी देखता था। तो उसके साथ सांठगांठ थी डी कंपनी की। और उस वहाँ पे किसी भी जहाज़ में सोना रखना करना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इसकी कोई बंदिश नहीं है। जो मर्जी लाओ, जो मर्जी ले जाओ दुबई से, हथियार और ड्रग छोड़ के बाकी हर धंधा आप 10% टैक्स दो और जो मर्जी करो। तो सोना बाहर भेजने को वो लोग क्राइम नहीं समझते। तो एयर इंडिया स्टाफर्स के साथ और मुंबई एयरपोर्ट पे जो इंडियन एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टाफ होता था, उनके साथ अच्छी सांठगांठ श्रीकांत मामा की थी। तो वहाँ पे प्लेन की पैनल्स खोल के, ख़ास तौर पे बाथरूम की, आजकल वाशरूम कह देते हैं, उसकी पैनल्स खोल के उसमें सोना छुपा दिया जाता। और मुंबई में जो सफाई मजदूर उस जहाज़ की सफाई करने अंदर जाते थे, वो पैनल्स में से सोना निकाल के अपने वो कचरे की थैलियों में, बाल्टियों में डाल के बाहर निकाल लाते थे। बहुत से और भी तरीके होंगे। क्रू मेंबर जो जहाज़ के अंदर के मुलाजिम होते हैं, उनमें से भी काफ़ी लोग इनके साथ मिले हुए थे और कई बार पकड़े भी गए। कस्टम वालों के साथ भी सांठगांठ थी और ख़ास तौर पे ये सोना उसी समय मंगवाया जाता था जब इनके साथ मिले हुए कस्टम ऑफिसर और एयर इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों की ड्यूटी होती थी। जिन लोगों से नहीं बनती थी, उनके समय पे गोल्ड या और कोई भी स्मगलिंग का सामान नहीं मंगवाया जाता। तो वो एक बड़ी खेप सोने की पकड़ी गई, जहाँ गायब हो गई। उसको लेके श्रीकांत मामा के पीछे डी कंपनी लग गई कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये हमारा सोना पकड़वाया और हमारा इतना नुकसान हो गया। और ये अपनी जान बचाने के लिए आदमी जब भागता है तो अपने ही इलाके में जाता है। ये गुजरात का था, तो अंडरग्राउंड होके गुजरात चला गया। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम इसको ढूंढने में लगी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड वालों के पास इतना समय नहीं था, उसको ढूंढेंगे कहाँ ढूंढेंगे।
तो क्राइम ब्रांच को एक लालच दे दिया जाता है कि इस आदमी को आप ढूंढिए और इसका काम कर दीजिए, आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन ये आदमी बहुत इतने सालों से काम करके बहुत चालाक हो गया था, छिप के रहना अच्छी तरह आ गया था। लेकिन फिर भी कहते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबरी इधर उधर से मिल ही जाता। तो किसी तरह क्राइम ब्रांच को इसके गुजरात के उस अड्डे की खबर मिल जाती। तो वहाँ से क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, एक सब इंस्पेक्टर और 2-3 हवलदार साथ में इसको गुजरात से पकड़ के ले आते हैं मुंबई। इनका एक सेफ हाउस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने आर्य मिल्क कॉलोनी में रखा होता है, उसको आर्य फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब वहाँ पे मेट्रो रेल का एक बहुत बड़ा यार्ड भी बना है, उसके अंदर काफ़ी सारे फिल्म स्टूडियोज़ हैं जहाँ टेलीविज़न और इस किस्म के प्रोग्राम बनते हैं। एक बहुत बढ़िया गार्डन भी है जिसको कश्मीर, छोटा कश्मीर कहते हैं। और वहीं पे बहुत सारे आजकल होटल्स और कंस्ट्रक्शन काफ़ी फ्लैट्स की हो गई है, लेक्स भी हैं अंदर, फिल्म सिटी भी है, सब कुछ। और उसके अंदर एक आर्य मिल्क कॉलोनी भी है जहाँ बहुत सारे गाय भैंस रखने के तबेले हैं और दूध वहाँ से बनाया जाता है, पैक किया जाता है पैकेट्स में, आर्य मिल्क कॉलोनी है। तो उस इलाके में एक पुरानी सी लगने वाली बिल्डिंग में क्राइम ब्रांच ने सेफ हाउस बनाया हुआ, वहाँ श्रीकांत मामा को रखा गया, रात को लेके आए और इसकी बीवी को इन्फॉर्म किया गया कि आपका पति श्रीकांत मामा हमारे पास है, तो इसको बचाने के लिए अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो 60 लाख रुपया लेके सुबह आ जाओ। और बीवी इनके हाथ पांव जोड़ती है फ़ोन पे, बाद में मिलने भी जाती है आर्य मिल्क कॉलोनी, अपने पति को देख भी लेती है कि जिंदा है। और पुलिस वाले कहते हैं कि हमें इसको मारने के लिए 50 लाख की सुपारी मिली है, अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो सुबह 60 लाख रुपया लेके आ जाओ, नहीं तो इसका काम तमाम। अब वो औरत, इसने कभी इस किस्म के काम नहीं किए थे, वो औरत, ये 93 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 1993। और वो औरत वापस आती है और अपने श्रीकांत मामा के दोस्तों से बातचीत करके पैसा इकट्ठा करती है, पूरी रात जाग के 45 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है। और वो सुबह 45 लाख कैश लेके अपने 2 लड़के जो घर को ऊपर के थे, छोटा राजन के, तिलक नगर के इलाके के, उनको लेके साथ में वो जो गाड़ी श्रीकांत मामा की, एक टैक्सी भी उसके पास हुआ करती थी, वो टैक्सी लेके जाती और उनके हाथ पांव जोड़ती है कि ये 45 लाख रखिए, शाम तक मैं आपको, क्योंकि रात को इतना समय नहीं था पैसा इकट्ठा करने का, आज का दिन 12 घंटे मुझे और दे दीजिए, शाम तक मैं बाकी का 15 लाख रुपया इकट्ठा करके आपको दे दूँगी और इसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो वो पुलिस वाले नहीं मानते, उनको डर था कि रात तो निकल गई, अगर इसने बाहर जाके कहीं कोई बड़े ऑफिसर के पास या किसी मीडिया में या किसी सोशल वर्कर के पास जाके बता दिया तो हम पकड़े जाएंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब देखिए पैसे का लालच किसी की ज़िंदगी से कितना बड़ा होता है, अपना पैसा कमाने के लिए दूसरे की जान की परवाह नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कर देते हैं ये लोग पैसे के लालच में। अब जैसे ही ये औरत वहाँ पे बैठी होती, उनकी मिन्नत कर रही होती है, उसी समय दूसरे कमरे से जाके वो ऑफिसर दुबई फ़ोन करता है उन लोगों को जिन्होंने इसकी सुपारी दी थी 50 लाख की। उनको कहता है कि इसकी पत्नी 60 लाख रुपया लेके हमारे पास बैठी है, कहो तो उसकी बात भी करवा सकते हैं, अब आप बताइए क्या करें। वहाँ से हुक्म आता है कि हम आपको
1,20,00,000 देंगे, इससे डबल देंगे अभी, लेकिन आदमी खत्म होना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना हमें। और देखिए मिनटों के अंदर अंदर पूरी डील हो जाती है। इसकी पत्नी को घर भेज दिया जाता है कि आप जाइए, हम देखते हैं बड़े अपने अफसरों से बात करके क्या किया जा सकता है। और वो औरत चली जाती है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ये अपने जो बड़े इनके ऑफिसर होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसे 1,20,00,000 रुपए में सौदा हो गया है, पैसा ट्रांसफ़र हो गया हवाले के थ्रू और आधे घंटे में आपको पैसा पहुंच जाएगा। कुछ इस किस्म की बातें वो करते हैं। और उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद ही खबर आती है कि श्रीकांत मामा एक बड़े पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो दोस्तों ये कहानी श्रीकांत मामा, लेकिन इसके पीछे एक ट्रेजेडी भी है। हमारे कानून के रक्षक जिनका काम हमारी जनता की जान माल की हिफाजत करना है, अगर किसी आदमी ने उसने कोई किसी का मर्डर तो किया नहीं था जो आपको चाहिए था, किसी के घर में चोरी नहीं की थी जो आप उसको पकड़ के केस चलाना चाहते थे, किसी की माँ बहन को छेड़ा नहीं था, अपने ही ग्रुप के लोगों से कुछ लेन देन चलता होगा, ये उनका आपस का डिस्प्यूट है, सिविल मैटर है, कोई उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की कि हमारा माल चोरी हो गया, क्योंकि स्मगलिंग का माल था, डॉक्यूमेंटेशन कुछ थी नहीं। तो किस बेस पे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, ये बात आज तक समझ नहीं आई। अब देखिए दूसरी ट्रेजेडी, इस एनकाउंटर के बाद जिसको उसकी पत्नी ने कत्ल कहा, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जाके शिकायत करने जाती है। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं तुम्हारे पास 45 लाख आया कहाँ से? उस औरत ने बोला मैंने फलां आदमी से 5 लाख लिया, उस आदमी से 10 लाख लिया, इतना 10 लाख मेरे पास था, घर में पड़ा था। अब पुलिस वालों ने उनको बुलाया, कुछ हम मुकर गए, हमने तो दिया ही नहीं। कौन बोलेगा हाँ जी हमने पैसा दिया? अब सबको मालूम है कि वो आदमी जिसको बचाने के लिए हमने पैसा दिया था वो तो मर गया। अब हम पुलिस के खिलाफ बयान देंगे तो हमें भी मार देंगे, इतना डर दहशत हो गई। सबके सब लोग मुकर गए, हमने तो पैसा दिया ही नहीं, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, ये औरत झूठ बोलती है। और जितने लोगों ने दुबई में कोशिश की इसके दोस्तों से बात करने की, पैसे के लिए भी फ़ोन किए गए कि पुलिस वाले 60 लाख मांग रहे हैं, हमारी हेल्प कीजिए, किसी ने मदद नहीं की। मतलब इसी के अपने लोगों ने ही श्रीकांत मामा को मरवाया। और ये पहली एग्जाम्पल नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग जिनकी कहीं छोटा राजन से जदाउद से अनबन हुई, उनको जिंदा नहीं छोड़ा गया। इसी तरह किसी साजिश का या किसी हरकत का शिकार श्रीकांत मामा हो गया। कंप्लेंट उस औरत की रजिस्टर जरूर हुई थी, इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन बाद में केस क्लोज कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं दिनों में 1-1.25 महीने के बाद मुंबई में ब्लास्ट हो जाते हैं, पूरी पुलिस फोर्स अपने दूसरे काम में लग जाती। बहुत बड़ा हादसा था मुंबई के लिए। अब इतने बड़े हादसे में श्रीकांत मामा की पत्नी की इन बड़े बड़े नगारों में उसकी तूती की आवाज़ कौन सुनता? और आहिस्ता आहिस्ता वो केस दम गया। बाद में क्या हुआ किसी को पता नहीं, और तो औरत ने भी पीछा छोड़ दिया कि अब जिसने जाना था वो तो चला गया, मेरे साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश का मामला है, तो वो चुप करके बैठ गई। तो दोस्तों ये कहानी थी श्रीकांत मामा नानू देसाई की, और एनकाउंटर्स का सच। बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का हाल भी वही हुआ जिस तरीके से इन्होंने दूसरे की जानें ली। कहते हैं ना, दोज लिव बाई द गन डाई बाई द गन।
जो लोग दूसरे की जान गोलियों से लेते हैं, एक ना एक दिन खुद गोलियों का शिकार हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।